देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जो पीयूष ग्रंथि है और जो थायराइड ग्रंथि है उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस किया था। और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं। 3 मुख्यतः मिश्रित ग्रंथियाँ होती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं जो अंतःस्रावी के तौर पे काम करती हैं और बहिःस्रावी के तौर पे भी काम करती हैं। इसका मतलब वे तीनों मिश्रित ग्रंथियाँ। तो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स दिस ना। अब देखिए, अब जो हम लोग आगे चल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा टॉपिक आ रहा है आपके सामने, अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि। तो ये किस पर होगी, देखो अधिवक्र ग्रंथि को क्या बोलते हैं, सुपरारिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये किसके ऊपर पाई जाती है, किडनी या गुर्दों के ऊपर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा ये प्रोसेस दिख रहा होगा कि ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो है ये हमारा किडनी है, ये किडनी है। हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, इसका मतलब कुल 2 किडनी पाई जाती हैं। और उनके ऊपर जो वाला जो भाग है वहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। और किडनी का काम क्या है, शरीर में जो यूरिया होता है, जो रक्त में यूरिया है, उसको लगातार बाहर निष्कासित करते रहना। यदि यूरिया की मात्रा शरीर में, रक्त में ज़्यादा हो जाएगी तो फाइनली क्या होगा, विषाक्तता, जहर उत्पन्न हो सकता है। तो जो यूरिया, नाइट्रोजनी पदार्थ जो है ना, वो शरीर से लगातार बाहर निकलता रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि किडनी के अंदर जो है विशेष फिल्ट्रेशन एलिमेंट होते हैं, छनन करने वाले तंत्र होते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक तो किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है और किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है, और एक किडनी में वह कितनी सूक्ष्मतम इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए किडनी का काम क्या है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन कितना होता है, देखिए किडनी एक मिनट में 120 ml, और आपने क्या देखा था कि एक धड़कन में 70 ml रक्त हृदय से चला जाता है ना। हमने हार्ट वाला सेक्शन पढ़ लिया है। यदि आपने कोई डिजीज़ वाला, हार्ट वाला लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आप ज़रूर उनको देखिए। और अभी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए किडनी के ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती है, अधिवक्र, इसीलिए इसको ऊपर वक्र, क्योंकि हिंदी में किडनी को वक्र कहते हैं। अब देखिए मूत्र वाहिनिका से क्या होता है, लगातार किडनी में से मूत्र का छनन होता रहता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन बताया था कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो आप आंसर क्या देंगे, रक्तदाब का नियंत्रण किडनी करती है। और ये जो मूत्र वाहिनिकाएँ हैं, इनसे लगातार जो मूत्र है वो छनित हो के और जो है ना मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए कि और इसमें से क्या है, अधिकांश रक्त तो वापस से है ना शरीर की नलिकाओं में चला जाता है, क्योंकि यदि सारा रक्त चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आपको एक बात याद रखनी कि किडनी में यह प्रोसेस नहीं होता कि वो ग्लूकोज को वापस से शरीर में भेज दे, इसलिए ज़्यादा मूत्र निकलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा भी रक्त से ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा मूत्र में चली जाएगी। और यदि ग्लूकोज ज़्यादा निकलता है तो उसी कारण डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ के कारण क्या हो जाएगा, आदमी की ऊर्जा खत्म होती जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और मूत्र मार्ग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होती है ना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रेन के, दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, और यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे है ना आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि अचानक से कोई भी कुत्ता पीछे पड़ जाए, किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति कि घर में आग लग जाए, तो हम लोग जो दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से भी कूद जाते हैं। तो ये जो शक्ति हमें देती है ना, वो हमें एड्रिनल ग्लैंड ही देती है। वो अचानक से जो है ना ग्लूकोज को बहुत तेज़ी से जलाना, दहन करना स्टार्ट कर देगी, और उससे शरीर में बहुत तेज़ ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और इसलिए आदमी कई गुना एनर्जी के साथ में काम कर सकता है। तो इसीलिए इसको देखिए, इसको और क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि F का मतलब फियर, फाइट या फ्लाइट, या तो डर जाओ या लड़ो, है ना, या फिर उड़ो, है ना, डरो, लड़ो या उड़ो। क्यों, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सामने से ट्रेन आ रही है और आपके पास इतना भी समय नहीं है, बहुत तेज़ गति से आ रही है कि आप कूद के दूसरे तरफ कूद जाएं, तो तुरंत कई बार व्यक्तियों का दिमाग चलता है और तुरंत है ना ट्रैक पे एकदम लेट जाते नीचे। तो ये जो प्रोसेस हुआ है वो एड्रिनल ग्रंथि के कारण हुआ है। तो एड्रिनल ग्रंथि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक समझ भी जो है ना, विपरीत परिस्थिति में बहुत कम समय में जो है ना हमें जो डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है, तो वो यही ग्रंथि होती है। तो ये बात याद रखना, और इसीलिए इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं।
ये जो है ना, ये ग्रंथि 4 चीज़ों को बैलेंस भी करते हैं। यदि ये बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगी तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना शरीर में ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। ये साल्ट को भी मैनेजमेंट करती है, मैंने आपको बताया था सोडियम को मैनेज करती है। ये स्ट्रेस को भी मैनेज करती है, रक्त दाब को मैनेज कर रही है ना। और स्टेरॉइड्स को भी ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इसीलिए इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं, सेक्स, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड स्टेरॉइड्स। तो ये बात समझ में आ गई, 3F और 4S ग्लैंड इसे कहते हैं। यह ग्रंथि भय, संकट, है ना, क्रोध, उत्तेजना आदि के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, एकदम से अलर्ट मोड पे आ जाती है ना। तो देखिए इसके 2 भाग होते हैं। एक जो अंदर वाला भाग है ना, जैसे मान लीजिए कोई ग्लैंड है तो इसके जो अंदर वाला भाग है ना वो तो होता है मेड्यूला, और बाहर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स। तो इन दोनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, है ना। ये ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। तो ये 2 भाग कौन कौन से वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाला भाग है, आपको अभी दिख ही गया था। ये सेक्स हार्मोन को, लिंग हार्मोन को, और कॉर्टिसोल जो कि जीवन रक्षक हार्मोन भी कहलाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। और इसके कारण एक डिजीज़ भी हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल की कमी से कुशिंग रोग। और एक होता है एल्डोस्टेरॉन, ये एग्जाम में कई बार आता है। कार्टिसोल तो कार्टिसोल की कमी के कारण कुशिंग रोग हो जाता है, और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह को यही मैनेज करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये लिंग हार्मोन में भी मदद करता है। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम जो आयन है उसकी मात्रा को रक्त में बैलेंस करता है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ट बीट जो है ना इन आयन की पर्याप्त संख्या पर ही निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट आ रहा है एड्रिनल मेड्यूला। और एड्रिनल मेड्यूला जो है अंदर वाला भाग, उससे एड्रिनलिन हार्मोन, यही इमरजेंसी वाला हार्मोन होता है। इसका अन्य नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। वैसे एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। और ये दोनों ही क्या करते हैं, नॉन एड्रिनलिन का मतलब विपरीत काम करेगा और ये पॉजिटिव काम करेगा। तो करो या मरो, किसी ऐसी सिचुएशन है कि करना या नहीं करना, और बहुत ही कम समय में, कुछ है ना माइक्रो सेकेंड में डिसीजन लेना है, तो इसी ग्रंथि के कारण होता है ना। 3 लड़ो या उड़ो हार्मोन, इसे 3F या 4S हार्मोन भी कहते हैं, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्रिनलिन हार्मोन आपातकालीन समय में हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। जब भी हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो शरीर में रक्त का प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्तदाब बढ़ेगा तो ऊर्जा का संवहन ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा, शरीर में बहुत तीव्र ऊर्जा आ जाएगी और वो किसी भी काम को त्वरित गति से कर सकता है, अपनी क्षमता से भी परे कर सकता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो लैंगिक हार्मोन का उत्सर्जन होता है, इसमें लैंगिक हार्मोन का उत्सर्जन होता है। तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो देखिए लैंगिक हार्मोन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है। तो आपको यदि कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अंडाशय से तो फीमेल के होता है ये ओवेरी, टेस्टिस से मेल के होता है ये टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से आपको पता ही है कि प्रोजेस्टेरोन वगैरह निकलता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी क्या होता है, सेक्स हार्मोन निकलता है। तो ये बात आपको तीनों क्लियर है, तो सभी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आ रही है बात कि लैंगिक हार्मोन कौन कौन से, सेक्सुअल हार्मोन। तो महिला में आपको 2 पता हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि पुरुषों में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए जो कार्टिसोल है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो कार्टिसोल है एक प्रकार का ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, कार्टिसोल की अधिकता के कारण कुशिंग रोग हो जाता है। और नॉर्मली जो कुशिंग रोग है ना वो बुजुर्ग अवस्था में, सामान्यतः बुजुर्ग अवस्था में होता है। तो ये बात आप याद रखना, कुशिंग रोग जो है बुजुर्ग अवस्था में होता है कार्टिसोल की अधिकता से, और इट इज़ अ लाइफ सेविंग। तो आप हमेशा याद रखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कार्टिसोल का मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर चूंकि मिनरल, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए इसको क्या नाम दिया, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन इसे कहते हैं। इसका कार्य जल और खनिज लवणों के बीच में बैलेंस करना है, मतलब वाटर एंड मिनरल्स के बीच में बैलेंस करना है, और इसकी कमी हो जाएगी तो एडिसन रोग हो जाएगा। तो कुशिंग रोग किसकी कमी से होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी से। और एडिसन रोग किसकी कमी से होता है, एल्डोस्टेरोन की कमी से। और इसके कारण त्वचा जो है ना उसमें रशेज आ जाएंगे, त्वचा भूरी पड़ जाएगी, और यही एडिसन रोग कहलाता है। अन्य कुछ ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये थाइमस ग्रंथि जो है ना हमारे वक्ष स्थल, चेस्ट में पाई जाती है, हृदय के बिल्कुल समीप पाई जाती है।
और इससे निकलने वाले हार्मोन को थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं, कई बार इसको लिखने में आता है थाइमोक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, आपने सुना होगा, मैंने आपको WBC वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका है, जो हमारे WBC की सबसे लंबी जीने वाली, लगभग 20,000 दिन तक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि T4 लिम्फोसाइट, मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ आपको ब्लड में, T4 जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट WBC के एक प्रकार है, WBC के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो T4 लिम्फोसाइट की कमी से क्या होता है, एड्स रोग हो जाता है ना, क्योंकि एड्स रोग जब भी होगा तो T4 लिम्फोसाइट्स उसकी कम होती चली जाएंगी। तो याद रखना, एड्स रोग में WBC कम होता है ना। मलेरिया और काला आजार में RBC, रेड ब्लड कॉर्पुलस कम होते हैं, और डेंगू रोग में जो है, डेंगी, एक्चुअल में डेंगू प्रोनाउंसिएशन नहीं है, डेंगी रोग में जो है अपने प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये छाती में पाई जाती है, हृदय के समीप होती है, थाइमोक्सिन या थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, और WBC का जो एक प्रकार है T लिम्फोसाइट, उसको मैच्योर करती है, मतलब उसको ग्रोथ कर देती है, उसको, है ना, मतलब उसको बढ़ने में पूरी मदद करवाती है। तो एंटीबॉडी के स्त्रवण संक्रमण के समय यह ग्रंथि, तो देखिए एंटीबॉडी व स्त्रवण संक्रमण के समय इस ग्रंथि से बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनाने हैं शरीर को, एंटीबॉडीज़ का मतलब कोई परजीवी आ गया, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। और संक्रमण, कभी भी जो है इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी जीवाणु परजीवी ज़्यादा आ गए, तो उस समय पर यह ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। इसे प्रतिरक्षा ग्रंथि या इम्यूनोग्लैंड भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो 8 से 10 साल का बच्चा होता है ना, तो जो पहला आकार होता है ना, उसकी 2 गुना आकार में हो जाती है, और जैसे ही वयस्क होता है बच्चा, जो है 18 से 20 साल का होता है, तो पुनः उसी आकार में आ जाती है। और जैसे ही आदमी जब वृद्ध होता है या मरने वाला होता है, या मान लो 60-70 ईयर्स की एज में, ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो इसकी ये विशेषता याद रखना कि थाइमस ग्रंथि जो वक्ष स्थल में होती है, इसकी ये 3 विशेषताएं, है ना, अलग अलग समय में इसके आकार बढ़ते रहते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट, यह ग्रंथि बच्चों में बड़ी और सक्रिय अवस्था में होती है, वयस्क में छोटी होती जाती है, और वृद्धावस्था में तो जो है ना, थाइमस ग्रंथि को अवशेषी ग्रंथि, देखो अवशेषी के लिए इंग्लिश में क्या टर्म है, वेस्टिजियल ऑर्गन, इसके लिए जो टर्म आता है वो क्या आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मानव शरीर में कुल कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो अवशेषी अंग के तौर पे काम करते हैं, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, अब आ रहा है पराव 2, पैराथायराइड ग्रंथि। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था थायराइड ग्रंथि जो गले में थी, पैराथायराइड ग्रंथि भी गले में, और ये कुल कितनी संख्या में, 4, और जोड़ी कितने हैं, 2 जोड़ी हैं, कुल 2 जोड़ी हैं, राइट। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो है पैराथार्मोन, है ना, पैराथार्मोन जो है वो PTH हार्मोन इससे निकलता है, इसको कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। तो ये पराव 2 ग्रंथि है, कुल 4 होती हैं और 2 जोड़ी होती हैं, तो याद रखना, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है, राइट। अब देखिए इसका काम क्या है, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फोरस की मात्रा को घटाता है। कैल्शियम का क्या काम है शरीर में, हड्डियों के रखरखाव में, और रक्त का थक्का जमाने में, मांसपेशियों के संकुचन में, जो हम लोगों का मांसपेशियां जो बढ़ता है, कम होता रहता है जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो है ना, कैल्शियम का काम रक्त का थक्का जमाने में भी है। तो कैल्शियम जो है ना, उसकी मात्रा को रक्त में बढ़ाता है और फास्फोरस की मात्रा को रक्त में कम करता है। जबकि हमने कैल्सीटोनिन हार्मोन जो देखा था, जो थायराइड ग्रंथि में कैल्सीटोनिन हार्मोन था, वो कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था। और विटामिन डी भी एक तरह से हार्मोन की भांति व्यवहार करता है, वह कैल्शियम की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है। जब भी हम सूर्य से जो है सीधी सूर्य की किरणों में आते हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सूर्य की किरणों को जैसे ही शरीर पर पड़ती हैं, तो जो हमारा, है ना, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो किस में तब्दील हो जाता है, वो जो है कैल्सीफेरॉल में तब्दील हो जाता है। कैल्सीफेरॉल का मतलब विटामिन डी है, तो विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, एक पॉइंट ये याद रहेगा। और एक आपको ये याद रहेगा, पैराथार्मोन जो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये 3-4 पॉइंटें लिंक करके याद रखने। तो देखिए पैराथार्मोन हार्मोन कैसे काम कर रहा है, विटामिन डी की तरह, जबकि कैल्सीटोनिन एंटी विटामिन डी की तरह काम कर रहा है। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई। PTH की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी। देखो आपने टिटेनस जो रोग सुना होगा ना, उसमें होता क्या है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर में अकड़न स्टार्ट हो जाती है, और शरीर, आपने टिटेनस का नाम सुना होगा, आपको यदि डाउट है कुछ भी तो आप जो है डिजीज़ के 7-8 लेक्चर्स बनाए हुए वो जरूर देखिए। तो टिटेनस रोग में धनुष टंकार,
लॉ-जॉक रोग के नाम से, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। लॉ-जॉक रोग किसे कहते हैं, धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं, और इसे ही टेटेनस रोग कहते हैं। तो टेटेनी रोग जो है, क्योंकि देखिए जब भी देखिए पैराथार्मोन की कमी होगी तो उस केस में क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो, या यूँ कह लो कैल्शियम की कमी हो रही है, और कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डियों में अकड़न स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम ना होने की वजह से जो है हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो देखिए दो रोगों के बारे में इन्होंने इसीलिए बता दिया, कैल्शियम की कमी से दो रोग है। एक तो टेटेनी जिसमें ऐठन होती जा रही है, मांसपेशियों में ऐठन। ऐठन का मतलब स्पाज्म, समझ में आ गया, स्पाज्म इंग्लिश में बोल रहे हैं, मतलब मांसपेशियों में आपने देखा होगा ना, कई बार ऐठन आ जाती है, वाइटा आ जाता है ना, तो मोच आ जाती है, तो वो सभी उसी के कारण है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब हमेशा याद रखना, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को। तो ऑस्टिया जब भी शब्द है इसका मतलब हड्डियाँ हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस का मतलब होता है छिद्र होना, हड्डियों में छिद्रण, ये विशेषकर महिलाओं में होता है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी महिला 45 से 50 वर्ष से ऊपर की उम्र की हो जाती है तो उनमें जो माहवारी है, जो पीरियड्स, जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बंद हो जाती है। और इसके बंद होने के कारण क्या होता है, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी बंद हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन चूंकि 45 से 50 साल के बाद में उनको मीनोपॉज हो जाएगा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उनको ऑस्टियोपोरोसिस। तो अधिकांशतः जो हड्डियों में छिद्र होना, घुटनों के दर्द होना, ये सभी महिलाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 70% तक महिलाओं में ये समस्या होती है। जितने भी लोग हैं उनमें से ऑस्टियोपोरोसिस के जो केसेस हैं ना, वो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। लगभग 70% महिलाओं को होता है ये, और 30% पुरुषों को होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, और वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग किस दिन मनाते हैं, ये भी आप बताइए। देखिए कैल्शियम के काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। रक्त का स्कंदन, रक्त के थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉट बनाने में, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, हम लोग जो लगातार दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ काम करते हैं, तो मांसपेशियों का संकुचन होता है, ये भी कैल्शियम के कारण होता है। दांत व हड्डियों का मजबूत होना भी कैल्शियम के कारण है। दांत जो है वो हड्डियों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम फ्लोराइड होता है, राइट। अब देखिए, अब जो हम लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पीनियल ग्रंथि पर, और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, देखो मैंने आपको एक ओवरऑल आपको चीज़ बता दी है कि पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर जरूर आता है। तो पीनियल जो ग्लैंड है उसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, ब्रेन सैंड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, मस्तिष्क की तीसरी आँख भी कहते हैं, इसको सिक्स्थ सेंस वाली ग्रंथि, छठी इंद्री भी कहते हैं, सेंस है ना, सिक्स सेंस वाली ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसा, इसका कारण क्या है कि देखिए ये एक प्रकार से बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपने देखा होगा सुबह आप यदि पिछले 10 दिन से 6 बजे उठ रहे हैं तो एग्जैक्टली उसी समय पर आप अगले दिन भी उठ जाएंगे। तो हमारे शरीर में क्या है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है पीनियल ग्रंथि। और कई लोग हैं ना पीनियल ग्रंथि को इतना नियंत्रण या कंट्रोल में कर लेते हैं कि उनमें को है ना पहले से ही भविष्य के बारे में भी वो जानकारी है ना, भविष्य की जानकारी भी दे सकते हैं, उनको पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता है। तो इसको जो बोलते हैं ना, तो ये पीनियल ग्रंथि से ही वो अपने इस मस्तिष्क को इस लेवल पे ले जाते हैं, है ना। जो पहले के समय में कहा जाता था कि जिस तरह से जो ऋषि वगैरह जो है वो पावरफुल है, तो एक्चुअल में वो अपनी पीनियल ग्रंथि के ऊपर पूरा नियंत्रण किया करते थे। लेकिन ये ग्रंथि ना प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब प्रकाश फोटो सेंसिटिव ग्लैंड है। यदि आपको ये बात पता होगी कि यदि हम लोग है ना धूप में बहुत ज़्यादा देर बैठेंगे तो काले हो जाएंगे, उसके पीछे कारण क्या है, एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है क्योंकि वो त्वचा को जलने से बचाता है। देखिए धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, हमारा यदि कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो वो ब्लैक क्यों पड़ता है, क्योंकि धूप की वजह से स्किन जल जाएगी यदि सफ़ेद ही रात हो। तो पीनियल ग्रंथि जो है ना मेलेटोनिन हार्मोन को निकाल कर पूरे शरीर में फ्लो करवा देती है, जिससे क्या होता है त्वचा का रंग काला पड़ता जाता है, और उस काले रंग से क्या होता है कि जो सूर्य से जो घातक किरणें वो इतने प्रभाव नहीं करती हैं। तो यही जो हार्मोन है वो कौन सा है, मेलेटोनिन हार्मोन। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश संवेदी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या आंसर देंगे आप, पीनियल ग्रंथि प्रकाश संवेदी है, ठीक है। तो देखिए पीनियल और पीयूष बहुत क्लोज होती है दिमाग में, और तीसरी जो ग्लैंड दिमाग में पाई जाती है वो हाइपोथैलेमस है, उसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा।
तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, कलर, स्किन का कलर निर्धारण करता है। मेलेटोनिन हार्मोन दैनिक लय, मैंने बोला था। अच्छा, सर्केडियम क्लॉक के लिए ना हाल ही में 2018 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, 2018 का नोबेल पुरस्कार जो मिला था बायोलॉजी का, मेडिसिन में, वो सर्केडियम क्लॉक पे, सर्केडियम रिदम में मिला था। ठीक है, इसका मतलब जो फिक्स टाइमिंग है उससे रिलेटेड टॉपिक पे, है ना। तो देखो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2018 बोल रहा था, 2017 का जो जीव विज्ञान का, चिकित्सा का पुरस्कार है। तो देखिए, सर्केडियम रिदम इसे कहते हैं। जैविक घड़ी का अनुसंधान हेतु 2017 में जीव विज्ञान या चिकित्सा, मेडिसिन बोलते हैं ना इसको, मेडिसिन के पर नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जेफरी हॉल, माइकल रॉशबैश और माइकल यंग, इन 3 अमेरिकी वैज्ञानिक को। तो इसलिए भी पीनियल ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी त्वचा को जलने से बचाती है। और मेलेनिन नाम का जो वर्णक है वो त्वचा में पाया जाता है, जिसके ज़्यादा उपस्थिति होने पर शरीर का रंग काला होगा, यदि वो कम है तो शरीर का रंग जो है ना फेयर होगा। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये सभी हमारे त्वचा को जलने से बचाने के लिए। अब आ रही है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, या यूँ कह लो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, क्योंकि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, राइट। तो इसकी स्थिति शरीर के आमाशय के नीचे होती है, जो हमारा स्टमक होता है। देखिए, मैं आपको जल्दी पाचन वाला चैप्टर भी पूरा पढ़ाऊंगा और सेल से रिलेटेड भी जो है 8-10 लेक्चर्स जो है, ये सभी लेक्चर्स जो है आपको इसके अंदर फुल स्केल पर मिल जाएंगे। आप इसीलिए जो है चैनल को अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको शायद ही कोई इस लेवल पे एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर रहा होगा, है ना। क्योंकि मेरे को कई सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, आप जो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है ना। तो आप इसीलिए बहुत इन डेप्थ और ध्यान से सुना करें, लेक्चर को जरूर और ज़रूर पूरा अंत तक देखा करो, है ना। तो यकृत के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने आपको ये बताया था। इसका मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है ना। अग्नाशय कैसी होती है? आकार में इस तरह की होती है अग्नाशय। देखिए, मैं बना के बता देता हूँ आपको। ये इस तरह से अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय, पैनक्रियाज। और इसमें क्या है, विशेष लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि ये अग्नाशय है मान लो, तो देखिए यहाँ पर ये जैसे मैंने ये जो ट्राइंगल्स बनाए हैं, एक कुछ मैंने गोले बना दिए और कुछ मैंने जो है ना चौकोर बना दिए, ये चौकोर वाले। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, ट्राइंगल अलग है, अल्फा सेल मान लीजिए, सर्कल को मान लीजिए बीटा सेल, ट्राइंगल को मान लीजिए अल्फा सेल, और जो ये रेक्टेंगल है उसको मान लीजिए गामा सेल, और इसके बीच में लिक्विड होता है। मतलब तो ये इस तरह से लगता है जैसे कोई द्वीप समूह, जैसे आइलैंड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना हम लोग, द्वीप समूह। तो इस तरह से क्या है, लैंगरहैंस ने सबसे पहली बार इन्हें देखा था। तो लैंगरहैंस ने देखा था, इसीलिए उन्होंने बोला लैंगरहैंस आइलैंड या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि 98% जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह जो है, जो अग्नाशय है वो बहिर्स्रावी की तरह काम करती है, और 2% यह ग्रंथि अंतःस्रावी की भांति काम करती है। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कुल कितनी कोशिकाएं? 3। तो मैंने बोला था ना, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। जब इसको लेंस से पहली बार देखा गया था तो ऐसा लगता था कि ये कोई, है ना, द्वीप समूह हैं। तो जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन निकालते हैं। जो बीटा सेल है वो आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। और जो गामा सेल हैं वो सोमेटोस्टेसिन, जो पीयूष ग्रंथि निकाल रही थी वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन था, और ये क्या है, सोमेटोस्टेसिन। देखो अंतर याद रखना, सोमेटोट्रोपिक पीयूष ग्रंथि निकालती है। ग्लूकागॉन जो है वो रक्त में ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 इसको, तो ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, यदि मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है तो रक्त में ग्लूकोज बढ़ गया, रक्त में ग्लूकोज बढ़ गया तो मूत्र के मार्ग से भी ग्लूकोज ज़्यादा निकल जाएगा, तो अनावश्यक ऊर्जा निकल जाएगी। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा निकलना हानिकारक है, तो ये नियंत्रित मात्रा में निकलना चाहिए। इंसुलिन जो है उल्टा काम करती है, ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में घटाती है। अब देखिए, यदि इंसुलिन कम निकलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में घट नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है, जब घट नहीं पाएगी तो ग्लूकोज अनावश्यक निकल जाएगा। तो इसीलिए जो डायबिटीज़ इंसुलिन के कारण होता है, और इंसुलिन के टीके सीधे के सीधे पेट में लगाए जाते हैं। जबकि सोमेटो जब भी शब्द आता है शरीर की वृद्धि से, तो शारीरिक वृद्धि को ये रोकता है। सोमेटोस्टेसिन है, देखो
स्टेसिन स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रुक जाना। तो सोमेटोस्टेसिन शरीर की वृद्धि को रोकता है, जबकि सोमेटोट्रोपिक शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये बात क्लियर होगी। तो अब देखिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये दोनों ही जो है ग्लूकागॉन जो कि अल्फा, ये भी याद रखना अल्फा ग्लूकागॉन है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बीटा इंसुलिन है और गामा सोमेटोस्टेसिन है, और ये दोनों जो है ना ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो अब इनके अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ ये मदद करते हैं। तो देखिए इंसुलिन शब्द की उत्पत्ति इंसुला यानी कि आइलैंड्स से हुई थी, द्वीप समूह से। और इंसुलिन में एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, और इसमें 51 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। देखिए एमिनो एसिड्स जो हैं उन्हीं का बहुलक प्रोटीन होता है, और एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन, सल्फर है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो एमिनो अम्ल में बहुत सारे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, और इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में कम करता है। याद रखना ग्लूकागॉन ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है। ठीक है, आप इन बातों को लिख भी सकते हो, और ये जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं आपको ये पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ये एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। इंसुलिन की जो पहली बार वैक्सीन आई थी बेंटिंग और बेस्ट ने निकाली थी, ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, बेंटिंग और बेस्ट ने निकाली थी। इंसुलिन की एक्चुअल में जो केमिकल संरचना है, केमिकल जो कंपोजिशन है उसका, वो पहली बार फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके लिए। तो संसार में एकमात्र व्यक्ति जिसे रसायन क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वही कौन है, फ्रेडरिक सेंगर। तो आप मुझे बताइए लिस्ट बना के 4 जनों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, दो क्षेत्रों में अलग अलग में। तो ऐसे 4 व्यक्ति बताइए जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कमेंट बॉक्स में चारों के नाम लिखिए। आपको फ्रेडरिक सेंगर तो आपको याद ही है। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज को वो नियंत्रित कम कर पाएगा। नियंत्रित कम कर पाया मतलब ग्लूकोज ज़्यादा बना, ग्लूकोज ज़्यादा बना मतलब मूत्र के माध्यम से ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसे डायबिटीज़ मेलिपीड्स कहते हैं। जबकि हमने जो डाईयूरेटिक हार्मोन जो पढ़ा था उसमें डायबिटीज़ एनसीपीड्स था, और ये क्या है, डायबिटीज़ मेलिपीड्स। ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था, है ना। तो देखिए इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा, यदि कम निकले तो क्या होगा, इंसुलिन कम होगा तो मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह का मतलब डायबिटीज़, मतलब ग्लूकोज मूत्र से ज़्यादा निकल रहा है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्लूकोज की मात्रा को बहुत कम कर देगा, क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो। हाइपो का मतलब कम होना, ग्लाइसो का मतलब ग्लूकोज का मिया कम हो जाना। अब आप एक बात ये भी जानते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हमारी एक एक कोशिकाओं में जो सेल्यूलर एनर्जी बनती है, जो एटीपी का निर्माण होता है, वो हो पाएगा क्या। तो दोनों ही कंडीशन खराब है, तो इसीलिए दोनों बैलेंस में होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो ये ग्लैंड सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी कमी या ज़्यादा होने पर, हार्मोन के कम स्त्रवण या अधिक स्त्रवण होने पर हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा अंतर आता है और हमको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, है ना। तो इंसुलिन उसमें से आपको समझ में आ गया होगा, ये इंसुलिन जो है कि कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ये आपको हमेशा याद रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म दिवस है और बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। वर्ल्ड एड्स दिवस सबको पता होता है 1 दिसंबर को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है, हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इन 5 के बारे में मैंने मेरे डिजीज़ वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित रोग है और हिपेरिना वायरस के कारण होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये WHO जिस दिन स्थापित हुआ था उसके एक अगले वर्ष से क्या है, हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मना रहे हैं। तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। विश्व स्तनपान दिवस, इसका मतलब जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है वो हम लोग 1 अगस्त को मनाते हैं, और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नॉट सेलिब्रेट मतलब उन्हें मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे, ये अवेयरनेस का उद्देश्य होता है। तपेदिक का मतलब क्षय का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। 2025 में भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम पूर्णतया ट्यूबरकुलोसिस को उन्मूलित कर देंगे भारत देश से। ट्यूबरकुलोसिस से दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रामक
संक्रामक सबसे ज़्यादा मृत्युएं ट्यूबरकुलोसिस से होती हैं। जितनी भी ये बातें बोल रहा हूँ मैं डिजीज़ से रिलेटेड, सब मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में आगे से आगे देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब देखिए, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना, और कुष्ठ रोग लेप्रोसी डे 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी आप याद रहेगा, नाथुराम गॉडसे ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, तो 30 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? STONE, स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस, ये एग्जाम है, वर्ल्ड ऑन्कोलॉजी डे है ना, विश्व कैंसर ऑन्को डे है ना, कैंसर डे। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। इसका मतलब अभी जो हम लोग लेक्चर बना रहे हैं उससे 4-5 दिन पहले ही है ना, ये लेक्चर मैंने जो है वो 29 तारीख को मनाया, 29 अप्रैल को। तो 4 दिन पहले ये दिवस गया है ना, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये सबको पता है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे 31 मई, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये तो। विश्व पोलियो दिवस और 24 अक्टूबर को। आपको ये भी पता होगा, बताइए 24 अक्टूबर को और कौन से, किसका स्थापना दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को? तो ये बात आपको पता चल गई। मधुमेह के लक्षण क्या है? बार बार प्यास लगती है, मूत्र बार बार आता है, बार बार का पेशाब आना। भूख इसलिए लगेगी क्योंकि लगातार बार बार ग्लूकोज शरीर से ज़्यादा मूत्र के कारण निकलता जा रहा है। तो बार बार प्यास लगने को क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। बार बार मूत्र लगने को पॉलीयूरिया, और बार बार भूख लगने को पॉलीफेजिया के नाम से भी जाना जाता है टेक्निकल टर्म में, है ना। तो देखिए, डायबिटीज़ जो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 को क्या बोलते हैं? IDDM, और टाइप 2 को क्या बोलते हैं? NIDDM। IDDM क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, है ना, मेलिटस, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये जो होता है टाइप 1, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो टाइप 1 है ये आनुवांशिक रोग है, हेरिडिटिक रोग है टाइप 1। तो जिसके मदर फादर को डायबिटीज़ होता है, तो कई बार उसके बच्चों में भी जो आ रहा है वो जेनेटिक डिजीज़ है, तो वो टाइप 1 कहलाता है, याद रखना, है ना। इम्यूनो डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और ये नॉन इम्यूनो डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तो आनुवंशिक कौन सा है? टाइप 1, और शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। गैर आनुवंशिक कौन सी है? देखिए ये वाला जो टाइप 2 है वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम लोगों के शरीर में हमने एक्सरसाइज नहीं करी, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो इन सभी की वजह से भी क्या होता है, ये हो जाता है। तो ये गैर आनुवंशिक है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत वर्ल्ड लेवल पे बहुत कॉमनली डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। और जिसको डायबिटीज़ है उसको ऑपरेशन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के समय उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं बनता, तो खून का थक्का नहीं बनता, ऑपरेशन नहीं कर सकते। बिना ऑपरेशन के आदमी के उस अंग खत्म हो जाता है और इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डायबिटीज़ और मोटापा जो है ना, ये सबसे खतरनाक रोग है। मैं 3 सबसे खतरनाक रोग बताता हूँ, एक तो डायबिटीज़, एक मोटापा, फैट, है ना, ओबेसिटी, और तीसरा डिप्रेशन, अवसाद। ये बहुत ही खतरनाक रोग हैं, हमको लगते नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये सबसे खतरनाक रोग है किसी भी अन्य रोग से, है ना। तो इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा टाइप 1 का उपचार किया जाता है। आपको पता है ना, इंजेक्शन सीधा पेट में लगाया जाता है ना। बेंटिंग और बेस्ट ने इंजेक्शन बनाया, और फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहली बार इंसुलिन का केमिकल। इसका इलाज हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इंजेक्शन टाइप 1 में लगाए जाते हैं जो हेरिडिटिक होता है। तो अगला जो सेक्शन है टेस्टिस से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और आगे वाला पूरा सेक्शन आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है कि क्यों जो है ट्विंस होते हैं, बच्चों के जन्म में एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। तो इस तरह का सभी जो है ना कोर डिस्कशन जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो स्टे ट्यून, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।